नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। करेंगे बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी आज। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक होगी। तो वहीं बैठक में केदारनाथ उपचुनाव पर मंथन किया जाएगा। निकाय चुनाव की रणनीति पर भी मंथन होगा। करण माहरा, यशपाल आर्य, हरीश रावत इस बैठक में शिरकत करेंगे। कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में यह बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो आपको बता दें कि इसमें निकाय चुनाव से लेकर के बैठक में केदारनाथ उपचुनाव पर भी चर्चा होगी। तो निकाय चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। करण मेहरा से लेकर के यशपाल आर्य, हरीश रावत, तमाम बड़े दिग्गज नेता इस बैठक में शिरकत करेंगे। दिल्ली में उत्तराखंड को लेकर यह बैठक होने वाली है। कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में यह बड़ी बैठक होगी। बैठक में केदारनाथ उपचुनाव पर विचार विमर्श किया जाएगा, किस तरह से इस चुनाव में उतरना है। निकाय चुनाव की रणनीति पर भी मंथन होगा। करण मेहरा, यशपाल आर्य, हरीश रावत इस बैठक में मौजूद रहेंगे। देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में बड़ी बैठक होगी, इसमें मंथन किया जाएगा। बैठक में केदारनाथ उपचुनाव चर्चा का विषय रहेगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, आज दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है उत्तराखंड को लेकर के। आपको बताया कि जिस तरह से निकाय चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी इस बैठक में कई बड़े नेता भी शिरकत करेंगे। आपके पास क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बड़ी बैठक होती हुई नजर आएगी। नगर निकाय चुनाव की तैयारियों के संदर्भ में बैठक होगी और उसके साथ साथ चूंकि उत्तराखंड में एक उपचुनाव भी होने वाला है, उसको लेकर भी जो बैठक में चर्चा है वो देखने को मिलती हुई नजर आएगी। हाल फिलहाल में हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव में किस प्रकार के जो परिणाम है उत्तराखंड में आए थे, फेवरेबल परिणाम जो है कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए थे। ऐसे में आज दिल्ली में तमाम मसलों को लेकर जो मंथन है, रणनीति है, वो आगामी विषयों को लेकर देखने को मिलती हुई नजर आएगी। इस बैठक की बात करें तो प्रभारी कुमारी शैलजा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी। इसके अलावा कांग्रेस के जो अलग अलग नेता हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की बात करें, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की बात करें, पूर्व सीएम हरीश रावत की बात करें, प्रीतम सिंह की बात करें, ऐसे तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो आज होने वाली इस बैठक में शिरकत करते हुए जो है नजर आएंगे। तो ऐसे में दिल्ली में आज ये महत्वपूर्ण बैठक देखने को मिलती हुई नजर आएगी। स्पर्श, निकाय चुनाव हो या फिर ये कह ले कि केदारनाथ चुनाव उपचुनाव को लेकर तमाम तरीके की रणनीति पर जिस तरह से कांग्रेस बैठक कर रही है, क्या लगता है कि यहां से जनता को किस तरह से संदेश मिलने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पर निकाय चुनाव की बात की जाए या फिर एक जो उपचुनाव है उसकी बात की जाए, उसके संदर्भ में तो चर्चा आज की बैठक में होगी। लेकिन पिछले दिनों हार के कारणों को जानने के लिए, मंथन करने के लिए एक कमेटी का गठन जो है किया गया था पीएल पुनिया की अध्यक्षता में। तो ऐसे में उसको लेकर भी वो जो है लगातार जो रिपोर्ट है बनाते हुए नजर आ रहे थे। प्रदेश के नेताओं से जो है पीएल पुनिया समेत जो कमेटी थी वो मिलती हुई जो है नजर आई है। हार के कुछ कारणों का फीडबैक लिया है। तो ऐसे में आज जब शाम को ये बड़ी बैठक होगी तो ऐसे तमाम विषय जिसमें हार के कारणों का फीडबैक होगा, आगामी निकाय चुनाव हो, उत्तराखंड का एक उपचुनाव हो, तमाम विषयों को लेकर जो चर्चा है वो आज दिल्ली में वरिष्ठ नेता करते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देहरादून से आपको ये बड़ी जानकारी बता रहे, बैठक में केदारनाथ उपचुनाव पर चर्चा होगी, निकाय चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें, कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। करण महाराज से लेकर यशपाल आर्य, हरीश रावत, कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेता इस बैठक में शिरकत करेंगे। चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। पिछले समय जिस तरह से आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस पार्टी को, उसको लेकर के भी इस बैठक में समीक्षा होना है। तो सीधे आपको ले चलेंगे देहरादून, जहां पर आज 45 महिलाएं प्रदेश में सम्मानित की जाएंगी। 13 को तिलू रौतेली दिया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, आप सभी का इस गरिमामय समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करता हूं। राज्य स्त्री शक्ति तिलू रौतेली पुरस्कार एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार कार्यक्रम में मैं आपके मध्य आकर
मुझे नारी शक्ति की ताकत, साहस और दृढ़ता को सलाम करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ था, परंतु पूर्व नियोजित महत्वपूर्ण कार्यों के चलते आपके मध्य आना संभव नहीं हो सका, जिस कारण मैं आपसे वर्चुअल माध्यम से जुड़ रहा हूं। यह पुरस्कार समारोह एक ऐसा अवसर है जो हमारे समाज की उन महिलाओं के असाधारण योगदान को पहचानता है, जिन्होंने अपनी मेहनत, संघर्ष और दृढ़ संकल्प के साथ समाज में बदलाव लाया है। हमें गर्व है कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की मेहनत और तीलू रौतेली पुरस्कार विजेताओं की प्रेरणादायक कहानियां बताती हैं कि महिला सशक्तिकरण का मार्ग केवल समानता में नहीं बल्कि सम्मान और अवसरों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में भी है। यह अभियान समाज के सभी पहलुओं में विविधता और सशक्तिकरण के महत्व पर जोर देते हुए लैंगिक समानता हासिल करने में समावेशन के महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। महिलाओं के सम्मान का उत्सव हर दिन मनाना चाहिए। यह न केवल उन प्रतिष्ठित महिलाओं का सम्मान करता है जिन्होंने इतिहास बदल दिया, बल्कि समाज के सबसे निचले स्तर पर बच्चों और माताओं की देखभाल और पोषण सुनिश्चित कर नई पीढ़ियों को बड़े सपने देखने और यह जानने के लिए प्रोत्साहित करता है कि कैसे महिलाओं की मेहनत और समर्पण समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इसी दृष्टिकोण से हम वर्ष 2023-24 का तीलू रौतेली पुरस्कार खेल, हस्तशिल्प, साहित्य, लोक गायन, विज्ञान, सामाजिक कार्य और बहादुरी जैसे क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ने वाली 13 उत्कृष्ट महिलाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार कुपोषण निवारण, टीकाकरण, स्तनपान, व्यक्तिगत स्वच्छता, संतुलित आहार, नई शिक्षा नीति के अनुरूप स्नेहपूर्ण स्कूल, पूर्व शिक्षा आदि के प्रोत्साहन हेतु राज्य की 32 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों को प्रतिबद्धता को समर्पित करते हैं। मुझे खुशी है कि यह कदम हमारे राज्य की बालिकाओं, युवतियों और महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में अपना उत्कृष्ट योगदान देने हेतु प्रोत्साहित करने के साथ ही समाज में उनकी भूमिका में भी अभिवृद्धि करेगा। मैं बधाई देता हूं उन सभी सम्मानित महिलाओं को जिन्होंने प्रगति और उत्कृष्टता का मार्ग प्रशस्त किया। आपकी रोशनी उज्जवल रूप से चमकती रहे और दूसरों का मार्गदर्शन करती रहे। उत्तराखंड की नेत्री तीलू रौतेली जी के जन्म दिवस के अवसर पर आपको खुशी, सशक्तिकरण और मान्यता के दिन की शुभकामनाएं। आप बाधाओं को तोड़ना और उत्कृष्टता के लिए नए मानक स्थापित करना जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुख करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड केदारनाथ में 31 जुलाई को आई आपदा में हजारों लोग केदारनाथ धाम और पैदल मार्ग पर जगह जगह फंस गए थे, जिनको निकालने के लिए पूरा सिस्टम 6 दिनों तक जुटा रहा, जबकि पूरे देश के लोग केदारनाथ में फंसे लोगों के सुरक्षित रेस्क्यू होने की दुआ भी कर रहे थे। लेकिन उत्तराखंड के राजनीतिक दल इस नाजुक समय में भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे थे। कभी विपक्षी दल कांग्रेस तो कभी सत्ताधारी दल बीजेपी, दोनों तरफ से आपदा को लेकर बयानबाजी की जा रही थी। एक उदाहरण भी लोगों ने दिया राजा बैन का। राजा बैन जो था वो अंग राजा का पुत्र था। अंग खुद धर्मात्मा थे, लेकिन बैन ऐसा राजा था जिसने सारे मंदिरों की सारे मंत्रों में अपने नाम डलवा दिए। उसने कहा कि मेरी पूजा होगी और किसी की नहीं होगी, मैं राजा हूँ, मैं भगवान हूँ। और उसका असर ये हुआ कि बड़ी बड़ी आपदाएं, भीषण नुकसान हुए और वहाँ की प्रजा को बहुत दुख झेलना पड़ा। वही हाल इस समय उत्तराखंड में है। राजा बैन का राज है और
वो केदारनाथ को छोटा, खुद को बड़ा दिखाता है। भगवान राम को उंगली पकड़ के अयोध्या ले जाता हुआ दिखता है। वो खुद को कहता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ और मैं प्रकट हुआ हूँ। तो उसका असर ये आपदाओं में दिख रहा है। जब से शपथ ली है, 2 महीने लगभग होने को आए हैं, लगातार हर क्षेत्र में, पूरे देश में आपदाओं का दौर चल पड़ा है। क्या हमारे माननीय करण महाराज जी ये बताएंगे कि जो यात्रा निकाल रहे थे तो उनकी यात्रा को भगवान केदार ने रोक दिया, क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं थी। और उन्होंने जिस प्रकार से केदार यात्रा का राजनीतिकरण किया, और आप देखिए जिस प्रकार से जो लोग सनातन विरोधी, जो लोग भगवान श्री राम के विरोधी, आज उनको सनातन की, भगवान केदार की याद आई तो भगवान केदार ने उनकी उस यात्रा को अवरुद्ध कर दिया, क्योंकि भगवान केदार के दरबार में वही जा सकते हैं जिसको भगवान केदार बुलाएंगे। तो यानी कि आप मान के चलिए कि केदार जी की यात्रा को उन्होंने बीच में रोका, तो उनको अभी पहले अपना मन और मंतव्य साफ करना चाहिए। तमाम राहत और बचाव कार्य के जरिए केदारनाथ धाम के लिए एक बार फिर से हेली सेवा सुचारू कर दी गई। राज्य सरकार हेली सेवा के जरिए केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों को टिकट में 25% की छूट दी है। इसके अलावा केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग को दुरुस्त करने के लिए युद्धस्तर पर काम भी किया जा रहा है। वहीं सचिव आपदा का कहना है कि केदारनाथ यात्रा मार्ग पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। कि जितने लोगों के बारे में जिसने जहाँ जहाँ बताया, हमारी 100 लोगों की टीम, स्निफर डॉग सहित 100 लोगों की टीम लगातार 3 से 4 दिन लगातार सर्वे किया। जहाँ जहाँ बताया लोगों ने वहाँ किया है। केवल एक डेड बॉडी हमको मिली है, तो कुल अब तक 3 डेड बॉडी मिल गई हैं यात्रा रूट पर, गौरीकुंड से लेकर वहाँ तक के लिए। तो हम अभी भी हम लोग लगातार कह रहे हैं कि अगर कहीं कोई मिसिंग है तो बताओ। तो जहाँ जहाँ लोग बताए हैं वहाँ देखा गया कोई बॉडी नहीं मिली। और जो टेलीफोन आए हैं लोगों के कि हमारे घर के लोग मिसिंग हैं, उसका कारण ये रहा कि उस दिन जब आपदा आई, 2 दिन तक गौरीकुंड पे केदारनाथ जी में यात्रा में थोड़ा व्यवधान जब हुआ तो टेलीफोन वहाँ कनेक्शन भी ठप पड़ गए थे। तो उस चक्कर में लोगों का संपर्क नहीं हो पाया, इससे पैनिक की स्थिति हुई और लोगों ने कहा कि गायब हो गए या नहीं मिल रहे हैं, ट्रेस नहीं हो रहे हैं। एक एक टेलीफोन जो कंप्लेंट आई थी सबको टेलीफोन किया गया, अधिकांश लोगों से संपर्क हो गया है। अब गायब होने वाली जैसी कोई बात नहीं है। हम अभी भी कहते हैं कि अगर किसी के परिवार के सदस्य नहीं मिल रहे हैं तो बताएं, उसका लोकेशन हम देखेंगे। मोबाइल लोकेशन अगर हमारे यहाँ थी तो उसको हम ट्रेस करेंगे, जहाँ लास्ट लोकेशन थी वहाँ पे खोजने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड में विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, लेकिन मानसून के इस 3 दिवसीय सत्र की अवधि को लेकर विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगा दिया है कि सरकार विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है, इसीलिए सत्र को मात्र 3 दिन का रखा गया है। जिसके जवाब में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने कहा है कि क्योंकि सत्र करदाता के पैसे से चलता है और अगर बिजनेस होता है तो सत्र की अवधि बढ़ाई जाती है, लेकिन अगर बिजनेस नहीं होता है तो सत्र की अवधि बढ़ाना जनता के साथ खिलवाड़ होगा। से 2 चीज़ें कहना चाहूँगी। हर मुद्दों को, हर चीज़ को पॉलिटिकल रूप में ना देखा जाए। सत्र लंबा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये निर्णय बिजनेस पर होता है। अगर बिजनेस है तो सत्र लंबा होगा। आप भी जानते हैं और हमारी सब जो जनता है वो भी जानती है कि जब सत्र चलता है तो टैक्स पेयर के पैसे से चलता है, उसमें पैसे लगते हैं, ऐसे ही नहीं चलता है सत्र। और टैक्स पेयर का पैसा लगाया जाए क्योंकि हम चाहते हैं कि ये 8 दिन चले। बिजनेस अगर होगा तो 8 दिन क्या 8 महीने चले, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस अगर नहीं है और मैं कहूँ कि नहीं सत्र चलता रहे तो ये जनता के साथ खिलवाड़ होगा। बीजेपी की ओर से आजादी के महापर्व पर हर घर तिरंगा अभियान के लिए विशेष तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया है। इस दौरान कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जाएगा। वह इस पर जानकारी देते हुए प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा है कि देश की अखंडता और देशभक्ति की भावना को अधिक ताकत देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कार्यक्रम देशवासियों को दिया है। जब से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली है, उनका लगातार प्रयास रहा है कि जिन लोगों ने आजादी के आंदोलन में देश को आजाद करने के लिए अपने सर्वस्व को न्यौछावर किया है, देश के लिए बलिदान हुए हैं, उनकी यादों को हम सबके बीच में हमेशा वो यादें ताजा रहे, उनके किए हुए बलिदान को
हर घर याद रखे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा हर घर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया गया था। कई वर्षों से लगातार यात्रा घर घर हर घर तिरंगा फहराने को लेकर चलती रही है। इस समय भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में हर घर तिरंगा फहराया जाए और हर बूथ पर, हर मंडल में, हर जिले में तिरंगा यात्रा निकाली जाए। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।